हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग कॉपी एंड पेन साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको आपके साथ लिख कर अच्छे से समझाने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है, कि इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक कॉपी, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो एंड पेन लेकर बैठ जाओ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये क्लास। और अगर आप नहीं लेकर बैठते हो तो भाई इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको बोरिंग महसूस हो सकता है। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, कॉपी एंड पेन लेकर बैठ लो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बिल्कुल शुरुआत ही करेंगे क्लास को, ठीक है। एंड क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन है लाल मृदा। आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, पहले प्रश्न लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो लाल मृदा, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूं, और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इस जो स्केच है इसका प्रयोग नहीं करना है, ब्लैक पेन का या स्केच का प्रयोग कर सकते हो। देखो, जो लाल मृदा होती है, लाल मृदा में लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मृदा का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि जो लाल मृदा है, लाल मृदा में लोहा जो होता है ना, लोहे की अधिक मात्रा, क्या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा के कारण, अधिक मात्रा के कारण लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लाल मृदा आखिर लाल क्यों होती है, तो आपको ये सटीक जानकारी मिल चुकी है कि लोहे की मतलब मात्रा के कारण, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आपको मैं और छोटी सी बात बता दूं कि ये जो मृदा होती है ना, यह मृदा, आपको मैं जितना बता रहा हूं इतना लिखना, और लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। यह मृदा जो होती है ना, उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। एंड और अगर बताया जाए, ये आप अपने मानचित्र में भी इसे दर्शा सकते हो। कर्नाटक, अगर आप मतलब मानचित्र दर्शाना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भाई सीख लो, क्योंकि मैंने हर एक राज्य जो है ना दर्शवा दिया है ऑलरेडी। झारखंड में पाई जाती है। अब आप जब राज्य जानते हो ना, तो झारखंड एक राज्य ही तो है, पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया? बस लाल मृदा के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना है। आपको लाल मृदा इतना लिख देना है, फिर आपको हेडिंग डालना है लेटराइट मृदा, ठीक है। हेडिंग डालो और आपको ब्लैक पेन से या स्केच से अपने बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको मैं ये भी बता देता हूं, आपका क्वेश्चन ये अभी क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट लगेगा और आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना, तो इतना मन लगेगा, चाहे मैं 1 घंटे की क्लास कर दूं ना, आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने वाला है। पहाड़ी या ऊंची, पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि, क्या समतल भूमि में पाई जाती है। समतल भूमि में पाई जाती है। क्या कहना है? यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। यह मृदा जो होती है ना भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, ये आपको एक बुक, बहुत ही सटीक बुक मैंने परचेज किया है। और इस बुक का अगर मैं दाम आपसे कहूँ ना, इसका प्राइस कितनी है, तो ओनली 5000, यानी कि 500 की बुक है। लेकिन इसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है ना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। गर्म और अधिक, और अगर ये बुक बात की जाए ना, तो मैंने खुद समझ लो बनाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने, आपको ये मैं बता दूं ना, इसकी कोई प्राइस नहीं है। मैंने अपने हिसाब से, अगर मैं अपनी मेहनत की बात की है, अगर जोड़ लूँ ना तो इतना हो जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो मैंने 1-1 घंटे जो है ना, 1 से 2 महीने, या फिर आप कह सकते हो, सॉरी यार, बोलता हूं तो यार दिक्कत हो जाता है, जलवायु लिख लो, ठीक है। जलवायु, ये नोट का मॉडल मैंने एक बुक आप लोगों के लिए तैयार किया है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को परचेज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाई इस साल ये नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी कुछ ही लेसन इंपॉर्टेंट बनाए हैं, ठीक है। जलवायु, जो आपका यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया?
अब आपको मैं एक हेडिंग और लिखवाता हूं जो कि छोटी सी इसी में जोड़ देना है कि लेटराइट मृदा में अधिक मात्रा में खाद तथा रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। जो इस मृदा में क्या करना है, अधिक मात्रा, क्या करना है, अधिक मात्रा में, जैसे अधिक अगर खेती करना है तब बात की गई है, वरना आपको घर बनाना है तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी कुछ चीज करना है। ठीक है, तो रासायनिक जो उर्वरक होता है, क्या, उर्वरक डालकर, रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है, खेती की जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल आपका इतना आपका हो जाएगा दोनों मृदाएं, जितने भी मैंने आपको दो मृदा बताया था। अब ये दो मृदा आपकी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए एंड व्हाट्सएप पे भी बताया बच्चे कि सामाजिक विज्ञान के जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय की वीडियो बनाऊं, तो वैसे मैं आज आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो बना देता हूं। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न ही बताऊंगा, जो भी मैं आज बताऊंगा वो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इससे आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप, और नोट कर लिए होंगे। और अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी नोट किए हो तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को मैं बता दूं। चलो भाई कॉपी पेन में आप लोग लिख लो प्रश्न नंबर 2। संघवाद क्या है, क्या है, संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं पूछना चाहता हूं। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको इसका कुछ विशेषता बता देता हूं। पहले संघवाद होता क्या है ये आपको बताना है, तो हेडिंग डाल लो संघवाद। संघवाद के अंतर्गत आपको पता होगा, जो ना पता हो तो भाई मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो जो संघवाद होता है ना, संघवाद आपको मैं बताऊं तो वैसे यहां आपके साथ में शेयर कर देता हूं। संघवाद, संघवाद सरकार जो है ना, गवर्नमेंट सरकार का, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। क्या है, प्रारूप है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत ही अच्छे से लिखना। ठीक है, हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान होना चाहिए, आप भी थोड़ा धीरे लिखना लेकिन अच्छे से लिखना। सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार क्या है, प्राधिकार और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, जो और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। बस इतना आपको संघवाद में देना है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, अब अगर विशेषता की बात की जाए, विशेषता की, तो भाई विशेषता तो आपको पता ही होगा, या विशेषताएं, तो विशेषताएं अगर इनकी बता दूं तो मैं आपको 3 विशेषता बताऊंगा, या फिर 3 विशेषता, ज्यादा नहीं, 3 से 4 विशेषता भी बता सकता हूं। तो पहली विशेषता आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां जो होता है ना, यहां सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है। सरकार क्या होती है, 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है। जब पहले ही परिभाषा में दिया गया कि ये बट जाती हैं, तो बटने का अर्थ है 2 में बट जाएंगी या 2 से अधिक भागों में बट जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज है। एंड अगला दूसरा देख लो, शॉर्ट में लिखवाता हूं भाई, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखना। संविधान के मौलिक, जो संविधान है, संविधान के मौलिक प्रावधान या प्रावधानों को किसी
को किसी, इधर कर दें ताकि अच्छे से लिख जाए, एक स्तर की सरकार है बच्चों, सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब भाई जब 2 या 2 से अधिक भागों में बंट चुका है तो कोई भी सरकार इनके मौलिक अधिकारों को अकेले नहीं बदल सकती है। ये याद रखना, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 या 2 से अधिक भागों में बंट चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस अब आप लोग केवल लिखते रहिए हमारे साथ, तभी मजा आने वाला है। देखो यहाँ 1 2 3 अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको कुछ अलग कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग करो कि दिखे। ठीक है, अब देखो तीसरा मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो अलग अलग स्तर की सरकारें, जो अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं ना, एक ही जो नागरिक होते हैं, एक ही नागरिक समूह, जो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ठीक है, एक ही नागरिक समूह पर शासन का अर्थ मुझे शासन करती हैं। ठीक है, पर कानून बनाने पर वसूलों और जो प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब नागरिक समूह पर शासन करते हैं, उनका अपना क्षेत्र होता है, उनका अपना क्षेत्र होता है। समझ में आपको क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक के समूह पर शासन करते हैं, उनका अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे 4 क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र में जैसे आपका गोंडा हो गया, वजीरगंज हो गया, एंड आपका कोई और क्षेत्र ले लो, ठीक है, तरफगंज। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सरकार की कानूनें अपनी शासन चलाती हैं, ये कहने का अर्थ है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बस एक पॉइंट और कोई आपको बता दें, बस 4 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलो एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन भाई आपको देखना है, नोट करना है। जो वित्तीय जो है ना, वित्तीय स्वायत्तता, ठीक है, निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों, विभिन्न स्तर की जो सरकार होती हैं, सरकारों के लिए राजस्व क्या है, राजस्व के अलग अलग, देखो भाई थोड़ा आपके साथ लिख रहा हूं ना, तो हैंड राइटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग दिक्कत ना लेना। स्रोत निर्धारित है, ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और आप लोग जरूर नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और भी आप लोग लिख सकते हो जो लिखना चाहो, मैंने जितना बताना था उतना बता दिया, शॉर्ट में बताया है, इससे ज्यादा आपको लिखना है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भारतीय लोकतंत्र क्या है, भारतीय लोकतंत्र की तीन विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, आपको याद कर लेना है भाई। यहां आप लोग पहले तो ये लिख दिया करो, कोई भी चीज बताया जाए ना तो आप लिख दिया करो, मतलब प्रमुख निम्न विशेषताएं हैं, भले ही आपको 3 4 कुछ बता दिया जाए, लेकिन आप लोग ये लिख दिया करो कि इनकी बहुत सारी विशेषता है, लेकिन हमें 3 ही बताना है। लोकतंत्र की, या फिर लिख दो 3 विशेषता
या विशेषताएं लिखो, क्योंकि भाई 3 है ना, निम्न है। क्या है? निम्न है। अब आपको बताऊं कौन कौन सी विशेषता, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली विशेषता क्या कहती है? सरकार का निर्माण। क्या है? सरकार का निर्माण जो है ना, जन निर्वाचन। क्या है? जन या फिर निर्वाचित लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाचित, जन निर्वाचित प्रतिनिधियों। क्या है? प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ये तो आपको पता होगा के द्वारा होता है, क्योंकि सरकार का जो निर्वाचन होता है मतलब जनता से होता है। अगर जनता जिसे चाहेगी उसको सरकार बनाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं कि राजनीतिक सत्ता है ना, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए, यह एक और लिख दो, प्राप्ति है के लिए, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक दल। क्या है? दलों के मध्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। देखो ये मैंने बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ा है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो वैसे मुझे याद था। तो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए, जो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति है ना, वो क्या किया जाता है? के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। तीसरा आपको लिखना है चुनाव। क्या लिखना है? चुनाव सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक। वयस्क मताधिकार। क्या है? ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। मताधिकार के आधार पर समय पर होते हैं। तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस 3 ही मुझे बताना था और मैंने आपके सामने जो है ना तीनों को कर दिया है शेयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बस अब आपको करना क्या है? नोट्स बनाना है प्यारा सा छोटा सा और नोट कर लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, लेकिन अब आप लोग ना नोट करो तो भाई ये मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। और अगर आप लोग नोट कर लेते हो तो आप लोगों को ही काम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में इतनी ज्यादा सहायता करेगा। ये छोटा सा नोट्स आपको काफी ज्यादा नंबर दिला सकता है। आप चाहे बनाकर देख लो, बाद में चाहे आजमा लेना कि काम आता है या नहीं आता है। आप लोग बाद में देख लेना, लेकिन भाई अभी आप लोग बना लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि जो जैव और अजैव, क्या है? जैव और अजैव संसाधन। क्या है? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देकर समझाना है। उदाहरण दीजिए। तो अब आपको यहां समझाना क्या है? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आप लोग लिख लो कि जैव और अजैव। तो यहां आप लोग हेडिंग डाल दो, जैव संसाधन। देखो इसमें मैं इससे कर देता हूं, जैव संसाधन। भाई 1 मिनट में समझ में आएगा, ओनली 1 मिनट। ठीक है, देखो जैव संसाधन जिसमें जीवन यापन होता है, जिनमें जीवन यापन करने का अर्थ है जिसमें जीव होता है। अब जीव जिसमें पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सब जीव होते हैं। अब देखो मैं आपको एक सटीक परिभाषा बताता हूं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल, किससे? जो जीवमंडल से होती है। किससे होती है? जीवमंडल से होती है। ठीक है,
अब कहने का अर्थ है जीवमंडल का अर्थ है जिसमें जीवन यापन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें पत्थर थोड़ो नहीं जीवन यापन करेंगे, इसमें मनुष्य करेंगे, जगत जो वनस्पति प्राणी करेंगे या प्राणी जगत करेंगे, पशु करेंगे, इन्हीं लोग तो जीवन यापन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है वो संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है। क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन कहलाता है। कितनी अच्छी नोट्स आप लोग अगर यार बना लेते हो ना तो फिर बाद में कहोगे यार सर इसी में से आया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यार इंटरेस्टेड क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप लोग यार इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, मनुष्य भी लिख सकते हो, पशु भी लिख सकते हो, वनस्पति जगत भी लिख सकते हो या वनस्पति जगत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आदि लगा दो, बहुत है, ठीक है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। पहला जैव संसाधन क्या होता है उसका एग्जाम्पल। अब दूसरी बात आती है अजैव संसाधन। क्या आता है? अजैव संसाधन। तो भाई अगर आप लोग जैव जान गए ना तो इनके भाई को भी जान जाओगे, मतलब अजैव संसाधन को भी जान जाओगे ओनली 1 मिनट में। लेकिन अब आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो अजैव संसाधन का अर्थ होता है वे सारे संसाधन जो क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। क्या होते हैं? बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो है आपका चट्टानें, जो चट्टानें होती हैं और धातुएं। क्या हैं? चट्टानें एवं धातुएं, ठीक है। समझ में आया? दोनों समझ में आ गए होंगे। जैव संसाधन और अजैव संसाधन दोनों समझ में आ गए हो तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लो, नोट्स बना लो भाई। नोट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो आप लोगों को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आज मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 है या 5 है, कुछ देख लें। अभी 20 मिनट हुए हैं, 20 या 23 मिनट, और आप लोगों ने 5वां क्वेश्चन पर पहुंच गए। अर्थात 20 मिनट या 25 मिनट में आप 5 क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो कितनी अच्छी बात है यार। तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो ना तो कोई रह नहीं जाएगा, टॉपर तो आपका ही नाम आएगा। लेकिन ऐसा कौन पढ़ता है? मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार पढ़ लो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पर क्या प्रभाव पड़ा? पर क्या प्रभाव पड़ा? यार सॉरी यार, ठीक है। देखो आंसर आपको मैं बता दूं, इसका मैं यहां लिख दूं निम्न प्रभाव पड़ा। उत्तर यहां लिख दो कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था, क्या है? अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ा।
निम्न प्रभाव पड़ा। जैसे मैं आपके साथ 4 से 5 प्रश्न शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे पहला है, इस विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, स्थिति पैदा कर दी। मतलब एक नई चीज ये पैदा की है, ठीक है, नई आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। ये फर्स्ट है। सेकंड अगर मैं आपसे कहूं तो सेकंड बात आपको समझना है, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जो रक्षा व्यय है इसमें भारी इजाफा हुआ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, उसी समय जब ये हुआ ना, या इसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, वैसे फ्लू फैला हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे इसी में। तो भाई ये जो संक्रामक बीमारी है ये कई बार फैल चुका है, ठीक है। तो फ्लू भी एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसे आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो फ्लू के बारे में, कैसी बीमारी थी। मैं भी कुछ बीमारियों को देखा करता हूं, जैसे यूट्यूब पर आप सर्च कर लो, उससे इंटरेस्टेड हो जाओगे, डेली देखोगे यार क्या होता है, ठीक है। सीमा शुल्क, हाँ सही है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ठीक है। और जो आयकर शुरू किया गया, मतलब जो सीमा शुल्क है उसे बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। 5वां पॉइंट एम इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट आप लोग समझना, 1921 की जनगणना के मुताबिक या के अनुसार, कुछ भी लिख सकते हो, मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी, दुर्भिक्ष है और ये फ्लू महामारी के कारण क्या, जो फ्लू महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए। 120 से 130 लाख लोग मारे गए। सोचो, इस दो चीजों के कारण इतनी लोगों की मृत्यु हो गई जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री का तो इतना क्या होगा, जनसंख्या होगी, तो इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी भाई। सोचो एक बार, 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो बहुत ही भयानक था ये बीमारी। तो अगर आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मैं आपको डेली ऐसी क्लास प्रोवाइड करूंगा। सेकेंड बात, आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको हर एक क्लास को देखना होगा, तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये सामाजिक विज्ञान का कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देख लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, देखो सब।
ठीक है, समझ में आया। अब भाई इसके आगे के तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे या फिर दिखा देता हूं। देखो यहां से मैंने शुरुआत किया था, पहला क्वेश्चन है, देख लो, नोट कर लो, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन शंकुवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।